सोशल मीडिया पर लोगों को रेडिकल बनाने वाले, आधार स्पूफिंग करने वाले, जबरन धर्म परिवर्तन का गिरोह चलाने वाले, ऐसे तमाम लोगों की शामत आने वाली है, क्योंकि भारत सरकार देश की पहली एंटी टेरर पॉलिसी को अंतिम रूप दे रही है। ये पॉलिसी सभी राज्यों के लिए एक ढांचा तय करेगी ताकि आतंकी घटनाओं से निपटने और उनका जवाब देने में एक जैसी और साफ रणनीति हो सके। द हिंदू से बात करते हुए एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर ने ये जानकारी साझा की है। पिछले साल यानी नवंबर 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि देश में जल्द ही नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी और स्ट्रैटेजी लाई जाएगी। और अब एक साल बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के एक अधिकारी ने द हिंदू को बताया कि गृह मंत्रालय इस दस्तावेज को अब फाइनल कर रहा है और एनआईए ने भी अपने सुझाव दिए हैं। एनआईए 26 और 27 दिसंबर 2025 को दिल्ली में एक एंटी टेरर कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रही है, जहां इस पॉलिसी की रूपरेखा साझा किए जाने की संभावना है। द हिंदू के मुताबिक सरकार का कहना है कि ये पॉलिसी सभी राज्यों के लिए एक तरह का गाइड बनेगी। इसका मकसद यह होगा कि आतंकी घटनाओं को रोका जा सके और अगर कोई घटना होती है तो उसका जवाब बेहतर तरीके से दिया जा सके। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एनआईए ने सभी राज्यों की एंटी टेरर यूनिट्स के साथ बैठकें की थी। इन बैठकों में ऐसे हमलों को रोकने और पहले से खतरे को पहचानने के उपायों पर भी बात हुई। इसके साथ ही नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड यानी एनएटी ग्रिड के इस्तेमाल पर भी चर्चा हुई। एनएटी ग्रिड एक सुरक्षित डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो अलग अलग सरकारी डेटाबेस को जोड़कर पुलिस और जांच एजेंसियों को आतंक और गंभीर अपराधों की जानकारी जल्दी जुटाने में मदद करता है। द हिंदू ने अपनी एक और रिपोर्ट में बताया कि पिछले कुछ महीनों में एनआईए के डायरेक्टर जनरल सदानंद दाते और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के प्रमुख भृगु श्रीनिवासन ने कुछ राज्यों के पुलिस प्रमुखों को कई मुद्दों पर जानकारी दी है। इनमें विदेश से फंड मिलने वाले कन्वर्जन रैकेट यानी धर्मांतरण कराने वाले गिरोह, ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और आधार स्पूफिंग यानी फेक आधार बनवाने जैसे मामले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन और नेपाल के साथ खुले बॉर्डर का गलत इस्तेमाल ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें नई एंटी टेरर पॉलिसी में प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कई बार खालिस्तानी आतंकी नेटवर्क से जुड़े लोग विदेशी पासपोर्ट पर नेपाल आते हैं। वे अपना पासपोर्ट वहीं छोड़ देते हैं और खुले बॉर्डर से भारत में घुस जाते हैं। इसके बाद यूपी, बिहार और नेपाल की सीमा के रास्ते पंजाब तक पहुंच जाते हैं। एनआईए के एक अधिकारी ने बताया कि 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास हुए कार बम अटैक के मामले में गिरफ्तार किए गए डॉक्टरों से पूछताछ में भी ये बात सामने आई कि उन्हें ऑनलाइन रेडिकलाइज किया गया था। उन्होंने बताया कि एक संगठित और विदेश से फंड मिलने वाला रेडिकलाइजेशन नेटवर्क सामने आया है। कनाडा में मौजूद एक धार्मिक केंद्र जिसके पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े होने की बात कही जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए यहाँ के युवाओं को प्रभावित कर रहा है। अधिकारी ने कहा कि अभी बहुत कम पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो इन पैटर्न्स को पहचानने के लिए ट्रेन हो पाए हैं। जरूरत इस बात की है कि पुलिस सिस्टम को हर स्तर पर मजबूत किया जाए ताकि खतरे को जल्दी पहचाना जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत ने आतंकवाद और उसे बढ़ावा देने वालों के खिलाफ अपना रुख दोहराया है। नवंबर में भारत ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से ये अपील की थी कि आतंकवाद को फंड देने वालों और अवैध हथियारों की सप्लाई करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए और इसके लिए दुनिया भर के देशों को साथ मिलकर काम करना होगा। बहरहाल अभी देखना ये होगा कि 26 से 27 दिसंबर को एनआईए क्या पॉलिसी को लेकर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और अगर करती है तो आखिर आतंकवाद से निपटने का ढांचा कैसा होगा। जैसा भी होगा हम आप तक खबर जरूर पहुंचाएंगे। ये खबर लिखी है हमारी साथी कनुप्रिया ने। मेरा नाम है नेहा धमान, कैमरा के पीछे है विजय। देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।